प्रीलिम्स फोकस ये बैच होगा। और ये मर्जर बैच जो हो रहा है शुरू कब से हो रहा है? 4 दिसंबर से हो रहा है। कब तक चलेगा? 10 फरवरी। और इसमें हर दिन ये अपन ने निकाला तो ये 58 दिन आता है। 58 दिन में 4-4 घंटे की क्लास चलेगी, यानी कितना हो जाएगा? 225। ठीक, सही कैलकुलेट किया होगा? 4 अट्ठे 32, 4 5 20, 232 घंटे। अब इस 232 घंटे को हमने एकदम साइंटिफिकली बांटा है कि इसमें 50% पोर्शन आपका किसका होना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, सीजीएस। और 50% पोर्शन किसका होना चाहिए? इंडियन जीएस। क्लियर हो गया? तो इसमें से 116 घंटे आपको कोमल सर पढ़ाएंगे और 116 घंटे आपकी इंडियन जीएस की अलग अलग टीचर्स क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये जो बैच है ये प्रीलिम्स फोकस बैच है, मर्जर बैच है। और इसमें हम लोग जो बाहर से न्यू बच्चे आएंगे एडमिशन लेंगे, उन लोगों को भी हम लोग एडमिशन देने वाले हैं, है ना, क्योंकि अपने पास स्पेस की कमी नहीं। ठीक, दूसरी बात ये कि जो हमारे मेंस के बच्चे हैं, जैसे आप लोग, अब आप लोग के साथ तो बात ये है कि मतलब हम लोगों की जो नई मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि जो हमारे मेंस के बच्चे हैं ये हमारे साथ जब तक पढ़ना चाहे तब तक पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। यानी अभी तो प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको और पढ़ना है तो भी आप डबल रिपीट पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से पॉलिटी पढ़ा था, अब दोबारा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो उन्होंने इकोनॉमी, बहुत सारे लोग को छूटा हुआ है, तो जो साइकिल में चलेगा तो नए लोग पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं बाहर बाकी लोग को बाहर निकाल देंगे, बाकी लोग भी बैठ सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन अभी ये वर्तमान स्थिति में आपका भी फोकस और हमारा भी फोकस किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? प्रीलिम्स पर। मेरी बात समझ में आ रही? आपके बैच की बात नहीं कर रहा हूं, आपका बैच तो रन कर ही रहा है, लेकिन यहां पर आपको फैसिलिटी दी जा रही है कि आप इस मर्जर बैच में, क्योंकि फोकस पूरा प्रीलिम्स पर होगा, तो पूरा ध्यान इस पर दें। ठीक, तो हम लोग जैसे बाहर से जो लोग आएंगे एडमिशन लेने, वो तो बाहर के बच्चे हो गए, पर आप तो हमारे बच्चे, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि न्यूनतम शुल्क पर, एकदम न्यूनतम शुल्क पर आपको इस क्लास में बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। ये तो क्लास चलेगी ही आपकी जब तक बैठना है, लेकिन अभी क्योंकि फोकस क्या है? प्रीलिम्स है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो यहाँ पर न्यूनतम शुल्क पर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसमें से जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, है ना, तो एक बार नाम लिखवा देंगे अपना, है ना, फ्रंट डेस्क में कि हम लोग मर्जर बैच के लिए वो है। और शुल्क की चिंता मत करिए, एकदम न्यूनतम शुल्क। कितने लोग सीरियस है इस बार प्रीलिम्स के लिए? सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई मैं प्रीलिम्स इस बार एकदम सीरियसली दूंगा? आप लोग चलिए ठीक है। और बाकी लोग हाँ, मतलब प्रीलिम्स बैच, मतलब मेंस की तो तैयारी चलेगी, वो तो मैंने बता दिया। प्रीलिम्स अभी आप लोग इस बार नहीं दे रहे, अगले बार। हाँ, मतलब अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिनका इस बार वाला अटेम्प्ट नहीं है प्रीलिम्स का, उनका अगले बार वाला अटेम्प्ट होगा प्रीलिम्स का, है ना। चलिए, तो ये बैच तो चलता रहेगा, इसमें इश्यू नहीं होगा सर। ये मतलब अभी मॉर्निंग में ही चलेगा ये? हाँ, ये मॉर्निंग में चलेगा। वो जो है वो मर्जर बैच भी मॉर्निंग में ही चलेगा। नहीं, इसमें अभी देखो चीजें, हमारे पास तो टीचर्स की कमी नहीं है। यहाँ पर अभी शुरू होगा छत्तीसगढ़ जीएस और पंचायती राज, जो फोकस है उस पर, और आपका अपना मेंस का सब्जेक्ट चलता रहेगा। आपका तो मेंस का सब्जेक्ट चलेगा, जैसे अभी चल ही रहा है। क्या चल रहा है अभी आपका? नहीं, सोशियोलॉजी चल रहा है, फिलॉसफी हो गया, सोशियोलॉजी चल रहा है, और उसके बाद फिर और जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ऐसे वगैरह, ये सब चलते रहेंगे। क्लियर हो गया सर? हाँ, जैसे अगर मेंस वाला बैच भी चलता रहेगा, मर्जर भी चलेगा सेम टाइम में, तो फिर हम लोग अगर इंटरेस्टेड है करने तो कैसे करेंगे? नहीं, तो हम लोग देखो वही चाह रहे हैं कि अभी हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि यार आप सभी की सहमति हो इस बात पर कि अभी तो हम लोगों का फोकस सबका प्रीलिम्स पर होना चाहिए। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेंस पर फोकस हट जाए, मेंस पर तो फोकस होगा ही होगा। मैंने कह दिया मेंस का बैच तो आपका चलेगा, ड्यूरेशन की चिंता मत करिए, है ना। यदि आपको चिंता नहीं तो हमको भी चिंता नहीं। हमारा ये काम है कि भाई अच्छे से चीजों को पढ़ाना। तो खत्म करना होता तो आपको पता है मैं इतनी आंसर राइटिंग नहीं करा रहा होता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। तो ये खत्म कराने के लिए मेंस उसी लिहाज से चल रहा है जिस लिहाज से मेंस को चलना चाहिए। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो इस कार्यक्रम में, और सब इस कार्यक्रम का फायदा उठाइए, क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन में आपका एक बार पूरा कोर्स आपका घूम जाएगा, और मेंस तो आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सब आप इस कोर्स में शामिल हो ताकि सब इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, ठीक है। फिर भी तो हम लोग इस बारे पे और बात कर लेंगे बैठ कर। क्लियर हो गया? चलिए,
फिर वैसे करेंगे कि टाइम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना, टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, बस वही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो अब मुद्दा ये है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ना शुरू किए व्यवस्थापिका। क्या पढ़ना शुरू किए? व्यवस्थापिका। और इस व्यवस्थापिका को और क्या कहते हैं? विधायिका। इसे अंग्रेजी में और क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो क्या बनाती है? लेजिस्लेशन बनाती है, जो क्या बनाती है? कानून बनाती है, और जिसके अनुसार देश का शासन और प्रशासन चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधायिका। व्यवस्थापिका व्यवस्था करने वाली। शासन प्रशासन की व्यवस्था तब होगी जब ऐसे कुछ नियम कानून बनेंगे जिससे शासन प्रशासन चलेगा, तो इसी को कहते हैं व्यवस्थापिका। समझ में आ गई मेरी बात? हमने कल देखा था केंद्र की व्यवस्थापिका किसको बोलते हैं बेटा? संसद को कौन कौन आता है? पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये केंद्र की विधायिका होगी, लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर हो गया। राज्य की विधायिका कौन है बेटा? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? मतलब कौन कौन आएगा उसके अंदर? सबसे पहले विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरे नंबर पर विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, तीसरे नंबर पर राज्यपाल, है ना? ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? राज्य की विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। अब यदि हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने इसको लिखने का भी प्रयास किया तो अगले नंबर पर हमको क्या दिखाई देगी? कार्यपालिका। 3 अंग मैंने बताया था बेटा। पहला कौन सा? विधायिका, दूसरा कौन सा? कार्यपालिका, और तीसरा कौन सा? न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। क्लियर हो गया यहां तक? अब कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका जो भी व्यवस्थापिका ने या जो भी विधायिका ने नियम और कानून बनाए हैं उनको लागू करने का काम कौन करती है? कौन करती है लागू करने का? जैसे विधायिका ने नियम बनाया कि महिला आरक्षण विधेयक आना चाहिए, बन गया, लेकिन जब तक लागू नहीं होगा जब तक कार्यपालिका उसको शासन प्रशासन में लागू ना करे, तो काम किसका है लागू करने का? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका के द्वारा बनाए गए विधि विधानों को लागू करने का काम करती है। इसके लिए शासन और प्रशासन यानी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो बेटा, कार्यपालिका का कार्य क्या है तो हमने जान लिया। अब देखते हैं केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है। ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर की मैं बात कर रहा हूं। सबसे नंबर 1 पर कौन आएगा? राष्ट्रपति। कौन आएगा? राष्ट्रपति। बहुत आराम से समझना, राष्ट्रपति नहीं आएगा तो उसके बदले कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति बैठता है। इसके बाद प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ में दूसरे लोग क्या कहलाते हैं? मंत्री। और मंत्रियों की का समूह क्या कहलाता है? सबको मिला दिया, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर। समझ में आ गया? सब क्या है? मंत्री परिषद। और अंतिम में आप देखो ये कानून को लागू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कानून को लागू करने का काम कर रहे हैं। यदि कानून लागू हो रहा है तो कानूनी सलाहकार की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? अरे पड़ेगी कि नहीं? और इसलिए यहाँ पर हम लोग अटॉर्नी जनरल को लेते हैं। किसको लेते हैं? किसको लेते हैं? अटॉर्नी जनरल। और इसी को हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। ये और कोई नहीं, केंद्र सरकार का क्या होता है? वकील होता है। ये क्या कहलाता है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार का वकील कौन है? क्या बोले? महान्यायवादी। क्या नाम है? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल इज द एडवोकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि कानून को लागू करना है और कानून को लागू करने के लिए सलाह कौन देगा? कानूनी सलाहकार। और कौन है कानूनी सलाहकार केंद्र सरकार का? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई? तो कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद, उसके बाद अटॉर्नी जनरल। क्लियर हो गया? अब देखो ये तो एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट की यदि हम लोग बात करें यानी राज्य की कार्यपालिका, तो बोलो राष्ट्रपति की जगह कौन आएगा? अरे दिमाग लगाओ, राष्ट्रपति की जगह कौन आएगा? राज्यपाल। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यहाँ पर
नहीं होगा, उपराज्यपाल स्टेट में नहीं होता, कहां पर होता है? केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह क्या जाएगा? चीफ मिनिस्टर। अब जैसे वहां पर निर्मला सीतारमण, अमित शाह, जयशंकर वगैरह को मिला के मंत्रिपरिषद बनी, यहाँ मोहम्मद अकबर, PS बाबा, कवासी लखमा, अरे ये सब मंत्री है कि नहीं है? वे सारे मंत्रियों को मिलाकर क्या बनेगी? स्टेट की मंत्रिपरिषद। और केंद्र सरकार के पास भी वकील है, AG मतलब अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ भी होगा, OG नहीं है, इसका भी नाम क्या है? AG है। कहने का मतलब एडवोकेट जनरल, इसके नाम में ही एडवोकेट, इसके नाम में ही एडवोकेट है। ये अटॉर्नी है और ये एडवोकेट। ये महान्यायवादी, तो इसको बोलते हैं महाधिवक्ता। एडवोकेट मतलब क्या होता है? अरे एडवोकेट मतलब क्या होता है? एडवोकेट मतलब क्या होता है? अधिवक्ता। समझ में आया? तो एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता, जनरल मतलब महा के लिए लगा है, महाधन अधिवक्ता महाधि। क्लियर हो गया? हाँ। तो राज्य सरकार का वकील महाधिवक्ता, केंद्र सरकार का वकील महान्यायवादी। अब देखो, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी केस लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? और राज्य सरकार की तरफ से कोई केस लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? अभी आप लोग बीच में देखे थे, गांधी चौक में बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। अरे लल्लन टॉप आया था, क्या देखते हो? मतलब तुमको जब इतना नहीं पता है, तुम क्या PSC की तैयारी कर? नहीं पता PSC गांधी चौक में लल्लन टॉप आया था? कितने लोग को पता है? गांधी चौक में लल्लन टॉप आया तो बड़ा हंगामा हुआ था। अरे वो PSC की नियुक्तियों के विरुद्ध, ठीक है। तो वहां पर एक लड़के ने क्या कहा, सर हम SI भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमने राज्य सरकार के विरुद्ध केस लगाया। तो सर देखो, राज्य सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार से लड़ने के लिए कौन आ रहे हैं? महाधिवक्ता आ रहे हैं सर। अरे तो और कौन आएगा मेरे भाई? ठीक से पढ़ लिया होता थोड़ा। राज्य सरकार का वकील कौन होता है? महाधिवक्ता। तुम्हारी बात जायज, लेकिन उनकी भी बात जायज है, क्योंकि राज्य सरकार का वकील ही कौन है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार के खिलाफ केस करोगे तो कौन लड़ेगा? भाई तुम्हारे पास भी वकील है तो राज्य सरकार के पास भी वकील। समझ में आया कि नहीं? केंद्र सरकार के विरुद्ध केस लड़ता है तो कौन लड़ता है? महान्यायवादी। इवन आप देखो, महान्यायवादी पूरे देश में किसी भी कोर्ट में आना जाना कर सकता है, किसी भी कोर्ट की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चाहे वो बिलासपुर हाई कोर्ट हो, चाहे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। महान्यायवादी केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, वो पूरे भारत में कहीं भी, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी, जबलपुर हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, कहीं भी जाके कार्रवाई में भाग ले सकता है महान्यायवादी। इतना पावर होता है उसको। इवन वो संसद की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। वोट नहीं कर सकता, लेकिन संसद की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है केंद्र सरकार की तरफ से। इतना पावरफुल है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस, जैसे मान लो तुम गई या तुम लोग सब गए PSC की तरफ से महान्यायवादी के पास, तो महान्यायवादी PSC के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ केस लड़ सकता है। लेकिन तुम यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध चले गए तो जिसके खाते हैं उसके थाली में छेद नहीं करते हैं। तो महान्यायवादी केवल वह केस नहीं लड़ सकता जो किसके विरुद्ध हो? केंद्र सरकार के विरुद्ध हो। बाकी किसी के विरुद्ध भी केस लड़ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राज्य सरकार के विरुद्ध भी लड़ सकता है, बस केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। सेम वैसी महाधिवक्ता, ये पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में जा सकता है। ये छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता की बात करें, ये छत्तीसगढ़ के किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायपुर का हो, बिलासपुर का हो, जगदलपुर का हो, कहीं के भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में, फैमिली न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में, कहीं भी ये जा सकता है, किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, बस उन केस में नहीं जो किसके विरुद्ध हो? राज्य सरकार की। आप ही चले गए, आप महान्यायवादी के पास जा सकते हो, आप महाधिवक्ता के पास भागे यहाँ से, मेरी सरकार के खिलाफ, बोले बेटा मेरे अलाउड नहीं, मेरे को अलाउड नहीं। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता हूं, लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकता। जिसका खाया है उसको कैसे मैं धोखा दे सकता हूं? आप जब भी आपको हाई कोर्ट जाने का मौका मिले, जैसे ही आप हाई कोर्ट घुसोगे तो राइट साइड में दिखेगा आपको ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता का कार्यालय किसके अंदर होता है? हाई कोर्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हाई कोर्ट। वैसे महान्यायवादी का कार्यालय किसके अंदर होता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। मेरी बात समझ में आ रही? हर राज्य के महाधिवक्ता का कार्यालय हाई कोर्ट से अलग बाहर में किसके अंदर होता है? हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो भी क्या है? एक जुडिशियल पोजीशन, एक न्यायिक पद है। वैसे ही महान्यायवादी का भी कहां होता है? सुप्रीम। तो कभी जाने का मौका मिले बिलासपुर हाई कोर्ट तो देखिए,
है ना, ढाबा जाते हो खाना वाना खाने कभी कभी, वहां घुस जाना, एक बार देखना वहां पर लिखा हुआ है महाधिवक्ता का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द एडवोकेट। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो ये वकील होता है जो कानून को लागू करने में सहायता करता है, किसकी? कार्यपालिका की। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल, महान्यायाधीश। राज्य सरकार की कार्यपालिका में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। कल जो 3 प्रश्न लिखे थे सेम टू सेम, बस विधायिका की जगह क्या कर देना, कार्यपालिका। पहला क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा में कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? दूसरा, केंद्र की कार्यपालिका क्या है? या संघ की कार्यपालिका क्या है? केंद्र को क्या बोलते हैं बेटा? संघ। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, राज्य की कार्यपालिका क्या है? ठीक, ये पार्ट मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप लिखना तो सीख ही जाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, है ना, क्योंकि यहां से आर्टिकल का खेल बंद हो जाता है, कॉन्सेप्ट का खेल शुरू हो जाता है। आर्टिकल तो स्वतः ही याद हो जाएंगे आपको, एक बार यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जैसे अभी तक मैंने कहा, तो आपको मूल कर्तव्य पूरा याद होना चाहिए, मूल अधिकार पूरे याद होने चाहिए। कहीं से भी पूछ लेता है मेंस के अंदर, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करिए, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। समानता के अधिकार का उल्लेख करिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख करिए, मूल कर्तव्यों को समझाइए, गांधीवादी डीपीएसपी, आ चुका है क्वेश्चन, मैंने भी आपको कल लिखवाया, वो क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो हर प्रकार के प्रश्नों को हम तैयार करने का प्रयास करें, यही की यही। किसी चीज को मैं होमवर्क के रूप में नहीं दे रहा हूं, तो इस बात को समझिए कि हम लोग मेंस को लेकर के बहुत सजग हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि एक ही मेंस का बैच चल रहा है पूरे मंगला चौक में और पूरे गांधी चौक में, ताकि हमारा पूरा ध्यान किस पर रहे? आप पर रहे। तो इस चीज से बिल्कुल आप असहमत न हों, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए लिखेंगे तीनों क्वेश्चन, 2-2 नंबर में आपको लिखना है 30-30 शब्दों के अंदर, ठीक। ठीक, पहला शुरू करें। चलिए, आपको 1 मिनट 48 सेकंड का समय अब नहीं मिलने वाला, आपको 1 मिनट 38 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड हम कम कर रहे हैं, क्योंकि 10 सेकंड ऊपर नीचे लग जाता है एग्जाम के अंदर, है ना। 1 मिनट 38 सेकंड का आपको समय मिलेगा, तो आपको अपनी स्पीड और क्वालिटी को मेंटेन रखना, उतना ही लिखिए जितना आवश्यक है, ज्यादा लिखने का प्रयास मत करिए। इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा इतने दिन में कितना लिखना है ना। ऐसी कोई लाइन लिखना शुरू मत करिए जिसको खत्म करना मुश्किल हो जाए। क्लियर हो गया? तो आप एक साथ लिखना चाहेंगे कि अलग अलग लिखना चाहेंगे? कितने लोग कह रहे हैं एक साथ? डेमोक्रेसी भैया, लोकतंत्र, एक साथ कि मैं सीधा बताऊं जब टाइम खत्म हो गया? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 7 8। और कितने लोग अलग अलग लिखना चाह रहे हैं? देखो भाई, डेमोक्रेसी में संख्या इसमें कम है, इसलिए एक साथ, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। चलो, तो 1 मिनट, आप 1 मिनट देखो, आपको टोटल कितना टाइम मिलेगा? 1 मिनट कितना सेकंड बोला? 38 सेकंड। तो 1 मिनट 38 सेकंड, 1 मिनट 38 सेकंड और 1 मिनट 38 सेकंड। तो 3 मिनट तो ये हो गए, और ये कितने हो गए? 90 और 8 दिया 24, तो कितना हो गया? 114 मिनट, यानी 4 मिनट और 44 सेकंड का आपको समय मिलेगा। देखो 4 4 4, तो कर दो प्रहार स्टार्ट।
स्टॉप। हो गया? कितने लोगों का कंप्लीट हो पाया? ठीक ठाक लोगों का complete। लड़कियों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही, मतलब आप भी हैं। ऐसा क्यों भाई? लड़कियों की राइटिंग स्पीड ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा है क्या? लड़के कुछ ज्यादा ही लिखना चाह रहे हैं। लिमिटेड टाइम में लिमिटेड जगह के अंदर आपको सारी बातें लिख देनी। सारी बातें आप लिख नहीं सकते, वर्ड लिमिट है, उसको क्रॉस नहीं करना है। कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा लिखने से बचें, कम से कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करें। जैसे यदि मेरे पास सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में मैं क्या लिखूंगा? एग्जीक्यूटिव मीन्स दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट which implements the policies made by the legislature. Central executive is president plus vice president, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ ऐसा घेर के, प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। बात खत्म हो गई, क्लियर हो गया? अब व्हाट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव? दैट ब्रांच ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की वह शाखा जो व्यवस्थापिका या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है। इसके लिए शासन और प्रशासन के लिए। दैट विंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट which tries to implement the policies made by the union या made by the parliament for the governance and administration of the country is known as union executive. And the union executive is president, vice president, prime minister, council of minister and अब मैं यहाँ पर प्लस प्लस में नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर अच्छे से लिख सकता हूँ। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि सिर्फ यूनियन एग्जीक्यूटिव, सेम मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव लिखूंगा। क्लियर हो गया? तो कम से कम शब्दों में अपने समय को रहते हुए अच्छे शब्दों में अच्छी रैंक राइटिंग में आपको अपनी बात लिखनी है। क्लियर हो गया? हाँ, अरे क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, चलिए, तो अब हम लोग इसको जांच लेंगे लास्ट में। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने बेटा सबसे पहले हमने देखा विधायिका और नंबर 2 पर क्या देखा? कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका में हमको एक व्यक्ति कॉमन दिखाई दिया। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? राष्ट्रपति। तो हमारी कहानी भी कहां से शुरू होगी? राष्ट्रपति। लोकसभा में भी आएंगे, राज्यसभा में भी आएंगे। पहले पूरी कार्यपालिका पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पूरी विधायिका पढ़ेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, एक एक प्रावधान और कैसे कैसे चीजें यहाँ पर बनती हुई हमको दिखाई देती है। ठीक है, राष्ट्रपति मैंने कहा था पार्ट 1 कहां से कहां तक है? 1 से 4, पार्ट 2 5 से 11, पार्ट 3 12 से 35, पार्ट 4 36 से 51, पार्ट 4 में 51 ए है। और उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? 52 से। तो पार्ट 5 जो है वो 52 से शुरू होता है। और 52 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति। समझ में आया? एक तो ये कारण कि वो संसद का भी भाग है, केंद्र की विधायिका के पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, और वो केंद्र की कार्यपालिका की भाग है, ही इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये दोनों बातें। और पार्ट 5 की भी शुरुआत कहां से हो रही है? राष्ट्रपति से। तो आर्टिकल 52 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है बेटा भारत के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। भारत के लिए एक राष्ट्रपति। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। भारत के लिए एक राष्ट्रपति हो। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल नंबर 52 में कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ राष्ट्रपति के बारे में? आर्टिकल नंबर 52। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? लिखना एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, उसका आंसर लिखना। दो नंबर में लिखना इन्वर्टेड कॉमा में राष्ट्रपति इन्वर्टेड कॉमा क्लोज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेसिडेंट? ठीक, यदि यहां से क्वेश्चन आता है क्या लिखोगे इसमें? लिखना संविधान के अनुच्छेद
52 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के लिए राष्ट्रपति होता है। इसको भी नोट कॉमा लिख सकते हो, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, there shall be a president for India. According to Article 52 of the Constitution, there shall be a president for India. संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। जो भारत का प्रथम नागरिक होता है या जो देश का प्रथम नागरिक होता है, तो सबसे प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं बेटा? राष्ट्रपति। आपने सुना भी होगा कई बार, ठीक। जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, उसका कंसिडर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हेड ऑफ द स्टेट। भारत का प्रथम नागरिक होता है और राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट। तो भारत में राज्य का प्रमुख किसको माना जाता है? हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब राज्य नहीं। पॉलिटी में स्टेट का मतलब क्या समझने बोला हूं? सरकार। सरकार, उसमें केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य सरकार भी आएगी और समझ में आ गया? स्टेट मतलब सरकार, गवर्नमेंट। ठीक, क्लियर हुआ? कितने शब्द हो गए? 2 लाइन है ना, 2.5 लाइन। जितने शब्द कितने हो गए? 20 शब्द। तो इसमें और कुछ भी आप लिख सकते हो। अब वो क्या लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये तो आपने सिंपल एक डेफिनेशन लिख दी, लेकिन आपको पता है कि भारत में हम लोग मुर्मू सरकार नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? मोदी सरकार। क्या बोलते हैं? मोदी सरकार। मेरी बात समझ में आ रही? तो एक प्रीलिम्स में प्रश्न आता है, यही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। वह कौन है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व को तो करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता? Who is the one who represents the country but do not leads? तो ये है व्यक्ति, क्या नाम है उसका? राष्ट्रपति। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक लाइन आप यहां पर क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? he represents the state but do not lead it. That is, he is a nominal head. He is a nominal head. वह लिखना, वह राज्य का या वह राष्ट्र का भी लिख सकते हो। He represents the गवर्नमेंट। He represents the government। वह सरकार का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन उसका नेतृत्व नहीं करता। अर्थात वह नाम मात्र का प्रमुख है। लिख लिया? पूरा लिख लिया ये वाला? अर्थात वह नाम मात्र का प्रमुख है। That is, he is a nominal है। क्लियर हो गया? हम कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं यहां से और चीजों को लिख भी रहे हैं। हमने क्वेश्चन के फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति दिया हुआ है, हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है वो, राज्य का प्रमुख यानी सरकार का प्रमुख तो है, पर कैसा प्रमुख है? नाम मात्र का प्रमुख है। कौन है बेटा? नाम मात्र। इसलिए यदि आप देखोगे तो राष्ट्रपति को क्या मानते हैं? नाम मात्र का
प्रमुख। और प्रधानमंत्री को क्या मानते हैं? वास्तविक प्रमुख। इसलिए हम लोग बोलते हैं मोदी सरकार, ना कि मुर्मू सरकार। हु इज द नॉमिनल हेड? प्रेसिडेंट। हु इज द रियल हेड? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि राष्ट्रपति पूछता है तो आपको इतना लिखना है, राष्ट्रपति पूछता है तो आपको इतना लिखना है। अब यदि आप देखो, यदि हम लोग अपने राष्ट्रपति को कंपेयर करें किससे, यदि हम लोग राष्ट्रपति को कंपेयर करें किससे? अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से। और यहां पर क्या है? इंडिया का राष्ट्रपति। क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। क्यों? उसका कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है? वहां का वास्तविक प्रमुख, रियल है, और ये क्या है? वहां का नॉमिनल है। यहां सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं, यहां सरकार राष्ट्रपति चलाते हैं। यहां राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता नहीं करती है। हम लोग कभी सुने हो कि हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेने जा रहे हैं? लोकसभा विधानसभा सुने होंगे, राष्ट्रपति सुने हो कभी? राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते। कौन भाग लेता भी बताऊंगा। और यहाँ डायरेक्ट कौन भाग लेती है? जनता भाग लेती है। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। यही क्या है? लोकतंत्र। और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? अमेरिका है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत। तो जब अमेरिका और भारत, एक बार ओबामा यहाँ आए थे तो उसमें पेपर की हेडलाइन थी कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज संगम कर रहे हैं। ये सब छापते हैं पेपर। यहाँ से आपको अपने निबंध के लिए लाइनें उठानी। किसके लिए उठानी है? निबंध के लिए। अच्छा लगता है पढ़ने वाले को? ठीक। तो यूएसए का प्रेसिडेंट रियल है, इंडिया का प्रेसिडेंट नॉमिनल है। ठीक। अब देखो, यदि हम लोग ब्रिटेन से कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें? ब्रिटेन से। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन में तो हमको भी रियल हेड कौन दिखाई देता है? प्रधानमंत्री। कौन है अभी हमारे? ऋषि सुनक। एक समय कहते थे ना कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते, मतलब कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं हमें ही डिमीन किया जाता था कि हमें कुत्तों को बराबर रखा जाता था, भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस, जिसको कहते हैं टीडीएस, टीडीएस यहाँ भारत में पब भी है टीडीएस के नाम से, पर टीडीएस एक्चुअल में 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, प्राइम मिनिस्टर का घर है। और अभी अभी एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था जिसमें ऋषि सुनक अपने कुत्ते के साथ वहां घूम रहे। एंटर क्या? खुद का घर है, प्राइम मिनिस्टर है, घूम रहे हैं। तो बोले इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज दोनों राज कर रहे हैं, न सिर्फ घुस रहे हैं बल्कि ब्रिटेन पर राज कर रहे हैं। तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है। तो हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में, यानी साइन करने के लिए। किसके लिए? साइन। वहां साइन करने के लिए कौन होता है? अभी भी वहां राजा रानी की खेल कहानी चल रही है। राजा का बेटा हुआ तो राजा बनेगा, बेटी हुई तो रानी बनेगी। हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कौन राजा बनेगा? जो चुनकर है, जो चुनकर है। भले डायरेक्टली जनता नहीं चुन रही है, लेकिन राष्ट्रपति चुन करके आता है, राष्ट्रपति चुन करके आता है। देखो, हम लोग स्वतंत्र तो कब हो गए थे? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हम गणतंत्र कब हुए बेटा? 26 जनवरी 1950। हम गणतंत्र क्यों कहलाते हैं? Why we are called as republic? क्योंकि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, यानी हमारा जो राज्य का प्रमुख है, वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। भले वो वास्तविक प्रमुख ना हो, भले उसको जनता निर्वाचित ना करती हो, लेकिन वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। यानी परिवारवाद के तहत नहीं चला रहा, जैसे ब्रिटेन में चलता रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बेटी होगी तो रानी बनेगी। भले ही कोई क्वालिटी हो या ना हो, क्राउन की अथॉरिटी वहां पर हमेशा रहेगी। इसलिए कई बार कहते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र, लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्राउन भी वहां पर क्या है? भारत की तरह, भारत के राष्ट्रपति की तरह नॉमिनल हेड है, यानी क्या है? नाम मात्र का प्रमुख। पहले तो पूरा क्राउन रूल, अब छत्तीसगढ़ में जब पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ कहता हूं, हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? ब्रिटेन ने हमारे यहाँ रूल किया, क्राउन रूल पढ़ोगे, ताज का शासन। उस समय ताज का शासन ब्रिटेन में भी था, सब जगह था। सबसे पहले फिर वहां पर
आप देखोगे कि क्राउन हटा और फिर क्या आया, लोकतंत्र आया, और आज प्राइम मिनिस्टर वहां पर ज्यादा पावरफुल है। तो भारत का राष्ट्रपति न तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है, न ही भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के ताज से मिलता जुलता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपने आप में अनोखा है, भारत का राष्ट्रपति अपने आप में अनोखा है, क्योंकि देखो दो प्रकार की प्रणाली चलती है शासन की। कितने प्रकार की बोला, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक जो अमेरिका में चल रही, क्यों वहां पर राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा पावर दी गई है, इसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली इंग्लिश में इसको बोलते हैं, देखो आपने कई बार देखो कि गाड़ी में लिखा रहता है यूथ क्लब प्रेसिडेंट, यूथ क्लब का अध्यक्ष। प्रेसिडेंट मतलब असल में क्या होता है, अध्यक्ष। तो यहीं से अध्यक्षीय प्रणाली से या अध्यक्षात्मक प्रणाली से निकला हुआ है क्या, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या निकला हुआ है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो सर हम लोग फिर प्रेसिडेंट को अध्यक्ष क्यों नहीं बोलते बेटा, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्यक्षात्मक प्रणाली का मतलब ही क्या है कि वास्तविक रूप से नेतृत्व और प्रतिनिधित्व दोनों किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। जैसे ये प्रणाली कहां पर पाई जाती है, अमेरिका में, इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता है, वहां का वास्तविक प्रमुख होता है, रियल हेड होता है। मेरी बात समझ में आ रही। हाँ, यदि हम लोग इस प्रणाली को अपनाते तो हम लोग प्रेसिडेंट को क्या बोलते, अध्यक्ष बोलते, ना कि मेरी बात समझ में आ रही, ना कि राष्ट्रपति। हम लोग क्या बोलते, अध्यक्ष बोलते। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति अध्यक्ष नहीं होता, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। समझ में आया, समझ में आया। और जहां प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है उस प्रणाली को क्या बोलते हैं, जहां प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रधानमंत्री। पहले क्या होगा, संसद, और कहां बैठेगा, पहले क्या होगा, वो सांसद, और कहां बैठेगा, संसद में। इसलिए इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कहां से लिया है, कहां से लिया हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है, ब्रिटेन से। जहां रियल हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो देखो हमने संसदीय प्रणाली, यानी हमारे यहाँ शासन की कौन सी प्रणाली है बोलेगा तो, विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज देयर इन इंडिया, संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली को हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से, जहां पर सबसे रियल हेड या सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। संसद से जुड़ के आएगा, सांसद के रूप में कौन, प्रधानमंत्री। समझ में आ गया। तो प्रधानमंत्री यहां पर संसदीय प्रणाली के तहत सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में या अध्यक्षीय प्रणाली में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, प्रेसिडेंट। ये दोनों क्वेश्चन पीएससी मेंस में पूछ चुका है। अध्यक्षात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं और संसदीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, अरे क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। तो लिख लो, सबसे पहले लिखना, क्या लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अध्यक्षात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, लिखना, अध्यक्षात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या इसको अध्यक्षीय प्रणाली भी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक, क्लियर हुआ, लिखना। शासन प्रशासन की वह प्रणाली, दैट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन की वह प्रणाली, दैट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां राष्ट्र का अध्यक्ष, जहां राष्ट्र का अध्यक्ष, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट, जहां राष्ट्र का अध्यक्ष, वेयर हेड ऑफ द स्टेट,
ही वास्तविक प्रमुख होता है, इज द रियल हेड, ही वास्तविक प्रमुख होता है, इज द रियल हेड, कॉमा उसे ही हम, कॉमा दैट इज नोन एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पॉलिटी, इसे ही हम राज व्यवस्था की अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, इसे ही हम राज व्यवस्था की अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। दिस इज नोन एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी मतलब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और प्रशासन। समझ में आ गया? क्लियर है? देखना अमेरिका में, अमेरिका में राज व्यवस्था की यही प्रणाली है। इन अमेरिका, यूएसए, दिस सिस्टम ऑफ पॉलिटी एग्जिस्ट, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है, where the American president is the real head. अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है, where the American president is the real head. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लिख पाएंगे ऐसा? हाँ, एक एग्जाम्पल देना होता है जब भी आप कोई चीज लिखते हैं, 2 नंबर वाली चीज, यदि इस प्रकार की तैयारी जहां एग्जाम्पल आप दे सकें तो समझिए 1 से आधा नंबर आपका एग्जाम्पल का है, ठीक है, और वो एग्जाम्पल आपकी बात को और ज्यादा पुख्ता कर देता है कि आप शासन और प्रशासन को समझते हैं, यानी आप पढ़ के एग्जाम देने आए, बिना पढ़े नहीं कि कुछ भी गप मार रहे हैं कि जहां अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है, इस टाइप के भी कई लोग हैं, जहां अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है उसे ही हम अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, और इस प्रणाली में अध्यक्ष ही राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट को देख के 1 नंबर नहीं मिलेगा, और आरटीआई कॉपी लेके घूम रहे हैं, बोला तो हमने ठीक भरा था लेकिन इधर पोला हो गया, हो गई होगा, आंसर लिख के आओगे तो ठीक है। क्लियर हो गया? अब लिखना दूसरा क्वेश्चन। अभी देखो इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, ये तो पूछ चुका है राष्ट्रात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली को डायरेक्टली पूछ चुका है, इनडायरेक्टली कैसे पूछ सकता है? लिखना भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रणाली क्या है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटी? डिफाइन, परिभाषित करें, डिफाइन, परिभाषित की, समझ में आ गया? डिफाइन, परिभाषित करें। लिखेंगे कि लिखवा दूं? लिखो लिखो लिखो। संसदीय प्रणाली किसके बारे में पूछ रहा है वो? संसदीय। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां से द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम, so either you know that parliamentary system is there or not, and if you know parliamentary system then definitely you will know the definition of the parliamentary system. यदि आपको ये ज्ञात है कि भारत में संसदीय प्रणाली है तो ये भी सत्य है कि आप उसकी परिभाषा लिख पाएंगे। तो लिखेंगे भारत में राज्य व्यवस्था की, जैसा पूछा वैसा ही, भारत में राज्य व्यवस्था की इन्वर्टेड कॉमा संसदीय प्रणाली है। The system of Indian polity, parliamentary system, जिसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, which we have taken from the British Constitution, which we have taken from the British Constitution। एक तीर से 2 निशान,
यहाँ तो आप ये भी बता रहे हो कि मैं भारत की संसदीय प्रणाली को जानता हूं और आपको ये भी बता रहा हूं कि एक जगह और कहाँ है। डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं, इनडायरेक्टली बता रहा हूं कि हमने वहां से लिया है। यानी मेरा 3 चीज का नॉलेज दिख रहा है यहाँ पर कि मेरे को पता है भारत में शासन की प्रणाली कौन सी है, मुझे पता है कि हमने कहां से लिया है और कहां से लिया है उसका मैं नाम भी लिख रहा हूं। समझ में आया क्या? एक ही लाइन क्लियर हुआ, तब नंबर मिलता है बेटा। 2-2 नंबर में मारामारी है भाई। सामने वाला आदमी आपसे अच्छी क्वालिटी का आंसर लिख रहा है तो क्यों आपको कम नंबर मिले, क्यों आपको ज्यादा नंबर मिलेगा और उसको कम नंबर मिलेगा? और यदि आप लिख पाते हैं उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, उसको जितना भी मिले। समझ में आया कि नहीं है? आधा नंबर तो आप आगे खेल जाओगे और ऐसा आधा आधा नंबर करते करते एक पेपर में 10 क्वेश्चन में ऐसे आधे आधे नंबर आ गए या 20 क्वेश्चन में ऐसे आधे आधे नंबर आपको ज्यादा मिल गए तो कितने हो गए? 10 नंबर। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, छोटी बात कर रहा हूं। 20 क्वेश्चन में आधा आधा नंबर आपने ज्यादा ले लिया, 10 नंबर। और 7 पेपर में 10 नंबर 70 नंबर। नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, और लिस्ट में नहीं आ रहे हो तो लिस्ट में आ जाओ। समझ में आया? तो इसका ये खेल है, इसलिए आंसर राइटिंग करवाई जाती है। समझ में आ गया? चलिए तो लिखेंगे अगला संसदीय प्रणाली। इसी के आगे अरे 2 नंबर का क्वेश्चन ना, बस छोड़ दो यही। संसदीय प्रणाली परिभाषित करें। देखो ध्यान से सुनो, उसमें क्या लिखा हुआ है? परिभाषित करें। यू हैव टू डिफाइन। ये आपने आधे बात बताई, अभी आधी बात बताना है। देखो संसदीय प्रणाली राज व्यवस्था की वह प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ पॉलिटी। राज व्यवस्था की वह प्रणाली है, इज दैट सिस्टम ऑफ पॉलिटी, जहां संसद ही नियम कानून बनाती है। where the parliament makes the rules and regulation। केंद्र की विधायिका क्लियर है, जहां क्या लिखा आपने? संसद ही नियम कानून बनाती है। where the parliament makes the rules and regulation। और इस संसद में से ही सरकार बनती है, और इस संसद में से ही सरकार बनती है। एंड फ्रॉम दिस पार्लियामेंट ओनली द गवर्नमेंट इज मेड। इस संसद में से ही सरकार बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। उस हेड इज ध्यान से सुनना, मैं यहां पर सरकार के प्रमुख की बात कर रहा हूं। बोलो बेटा, देश का प्रमुख तो कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा, भले ही वो नॉमिनल हेड ही क्यों ना हो। उसको ऊपर में हमने बैठाया इसलिए, क्यों? क्योंकि वो देश का प्रमुख है, देश का प्रथम नागरिक है। समझ में आ गया? लेकिन सरकार का प्रमुख बोलेगा तो प्रधानमंत्री। देश का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट सरकार का प्रमुख। क्लियर हुआ यहाँ सबको? तो भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। 2 प्रकार की प्रणाली होती है, अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम। वी हैव एक्वायर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम, वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। संसदीय प्रणाली में संसद ही सर्वोपरि होती है। किसके लिए? नियम और कानून बनाने के लिए, जिसके अनुसार देश का शासन और प्रशासन चलता है। और वहीं से सरकार बनती है। सांसदों से ही क्या होती है बेटा? सरकार। सभी सांसद चुन करके जाते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत, उसकी क्या? सरकार। और उन्हीं सांसदों में से एक क्या नियुक्त होगा? प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? सेम में राज्य में भी है। क्या बोला? राज्य में विधायक विधानसभा, और वहां से विधायकों में से जो पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक हैं उस पार्टी की क्या बनेगी? सरकार, बहुमत सरकार। और वहीं से क्या नियुक्त होगा? मुख्यमंत्री। वहीं से क्या नियुक्त होगा? मुख्यमंत्री। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक चीज बता दे रहा हूं। ये हम लोग
ने संसद में देखा क्या क्या आएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अंतिम में, क्यों राष्ट्रपति अंतिम में? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जो कानून बनाती है उसमें आखिरी में ऑटोग्राफ कौन देता है? राष्ट्रपति। ठीक है, मैं कह रहा हूं लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं। छत्तीसगढ़ से कितने लोकसभा सांसद हैं? 11 कल बताया था। ठीक है, राज्यसभा सांसद कितने हैं? 5। यदि क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ से कितने सांसद हैं, एक बार आ चुका है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, तो कई लोग 11 लगा के कहते हैं, क्या लगा के आना है? 16। कौन बोल रहे हैं 11? अरे लोकसभा सांसद बोलेगा तो 11, राज्यसभा सांसद बोलेगा तो दोनों को क्या बोलते हैं? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि दोनों ही सांसद में बैठते हैं। ठीक है, दोनों को ही हम लोग सांसद बोलते हैं, इसे याद रखना। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने सांसद हैं? 16। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है सर, ये राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इनके सांसदों का क्या होता है? चुनाव, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाचन। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति का भी क्या होता है? चुनाव या निर्वाचन, इलेक्शन। तो इस सब का क्या हो रहा है? इलेक्शन। कैसा इलेक्शन तो वो हम देखेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये हो गया। अब यदि मैं बात करूं किसकी? विधानसभा की और विधान परिषद की और राज्यपाल की। किसकी बात करूं? राज्यपाल। विधानसभा का भी क्या होता है? चुनाव। विधान परिषद का भी क्या होता है? चुनाव। गवर्नर का भी देखते हैं, समझ में आ गई? ये विधायिका की बात होगी। कार्यपालिका यदि मैं बात करूं, पहले क्या आया था? राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर अटॉर्नी जनरल। देखो, प्रधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दोनों का क्या होता है? चुनाव, निर्वाचन या इलेक्शन। क्लियर? याद रखना, कभी जीवन में अब मत बोलना आज के बाद कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, सांसदों का चुनाव होता है। किसको चुनाव होता है? सांसदों का। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद, उसकी क्या बनती है? सरकार, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जिस सरकार के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, मतलब जिसकी सरकार बनती है, उस सरकार में से, सांसदों में से एक को बहुमत दल का, मेजोरिटी पार्टी का क्या चुना जाता है? लीडर। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, बहुमत दल का नेता। जैसे वाराणसी के सांसद को बीजेपी ने बहुमत दल का नेता चुना, क्या नाम है उनका? नरेंद्र दामोदर। समझ में आ गया? और उनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया। मेरी बात समझ में आ रही? प्रधानमंत्री का कभी चुनाव नहीं होता। चुनाव किसका होता है? सांसदों का होता है। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की भी क्या होती है? नियुक्ति। और अटॉर्नी जनरल तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अधिकारी टाइप लग रहा है कि नेता टाइप लग रहा है? अधिकारी। अधिकारी, आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। क्या आएगा? अपॉइंटमेंट लेटर। इसको आप अपने घर में दिखाओ। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। एनिमल मूवी का ट्रेलर देखा आपने, है ना? उस समय आप भी कहोगे, पापा अब मैं बन गया हूँ। तो बन गया, अंदर रख बंदूक, चलाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी डीएसपी बनने बंदूक लेके कहीं भी चला रहे हैं। बंदूक खाली रखने के लिए मिली है, देख के ही आदमी डर जाता है। चलाने वालाने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने दो स्थिति में चला सकते हैं। जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही, लेकिन उसके लिए आपको एसपी का ऑर्डर लेना पड़ेगा। किसका ऑर्डर लेना पड़ेगा? एसपी का। और उस ऑर्डर से भी आप हवा में गोली चला सकते, हवा में। सोचो लोग आपको ताने हुए हैं और आप क्या करोगे? शासन प्रशासन में कुछ नियम और कानून है, उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चुनाव इनका हुआ। इन सारों की क्या हो रही है? नियुक्ति हो रही। सारों बोल रहा हूँ ना, सारों। इन सारों की क्या हो रही है? नियुक्ति हो रही है। सर ने कहा कर दिया, कुछ नहीं कहा भैया, तुम्हारे कान बज रहे हैं। सीएम, इसका तो क्या होगा? गवर्नर का देखते हैं क्या होगा। सीएम का भी नियुक्ति होगी। अरे सब विधायकों का चुनाव होता है। विधायकों में से जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक, उसकी क्या बनी? सरकार। उन्होंने पाटन के विधायक को अपना क्या चुना? नेता। अरे पाटन के विधायक कौन है? भूपेश बघेल। उन्हीं को अपना नेता चुना और उनको क्या बना दिया? सीएम। मंत्रिपरिषद टीएस बाबा वगैरह वगैरह सब पहले विधायक बनेंगे। कवासी लगमा कोंटा से, कोंटा मतलब जगह का नाम है जहां से हुआ। कोंटा मतलब, हालांकि वो कोंटा में ही है, लेकिन वो कोंटा जगह का नाम है। ठीक है, और जब ये इसकी नियुक्ति होगी तो इसकी भी क्या होगी? नियुक्ति होगी। तो देखो, इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, है ना?
ना ये समोसा चाट है और ना ये कचौड़ी चाट है, ये पॉलिटी चाट है। कौन सा चाट है? पॉलिटी चाट, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे हाँ, ये यहां लिखना है राष्ट्रपति। क्या लिखना है? राष्ट्रपति। समझ में आ गया? यहां लिखना है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और न्यायवादी। ये कुल मिलाकर के मैं किसकी बात कर रहा हूं? और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी लिख देता हूँ। ये कुल मिलाकर मैं किसकी बात कर रहा हूं? बेटा बताओ, केंद्र की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्र की कार्यपालिका। समझ में आ गया? यहां पर देखना मैं क्या लिख रहा हूं नीचे में, गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, यहां पर क्या लिख रहा हूं? सीएम, सीओएम और एजी। एजी ये छोटा वाला एजी है, वो बड़ा वाला एजी। उधर अटॉर्नी जनरल और इधर एडवोकेट जनरल। ठीक, इसके साथ कोई वीपी नहीं रहेगा, यानी उपराज्यपाल नहीं रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट। वैसी वाइस गवर्नर थोड़ी कोई राज्य में नहीं है ना। अब देखो, वंस एंड फॉर ऑल आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर ध्यान से देखना, राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन, इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है? निर्वाचन, चुनाव। ये तीनों की क्या होती है? नियुक्ति। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? प्रधानमंत्री। अब जिसको मोदी जी चाहेंगे उसको क्या बनाएंगे? मंत्री। मोटा भाई इधर, गृह मंत्री, निर्मला वित्त, जयशंकर विदेश। वो एक फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। समझ में आ गया? कहने का मतलब, नियुक्ति तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। नियुक्ति तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह। समझ में आ गया? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक। वैसे ही राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महा न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। क्लियर हुआ इतना? सेम नीचे देखो, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? सीएम। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सबसे ज्यादा विधायक उसके 70 विधायक 90 में किसके? कांग्रेस पार्टी की सरकार के। अभी मेल फीमेल मिला के सीएम किसको बनाया? पाटन के विधायक को नियुक्त कर दिया चीफ मिनिस्टर की तरह। अब भूपेश बघेल जिसको चाहेंगे, बाबा कोई बात नहीं, साइकिल की बड़ी सीट नहीं मिली, डंडे में एक छोटी सीट लगवा रहा हूं, उप मुख्यमंत्री। वही है वो, डंडे की छोटी सीट। उप मुख्यमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। उसको किसमें गिनते हैं? मंत्रिपरिषद में ही गिनते हैं। समझ में आ गया? मंत्रिपरिषद में गिनते हैं। लेकिन बोले आपको कुछ मैं दे रहा हूं। बोले क्या दे रहे हो? स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, चली जाइए स्वास्थ्य। लकमा जी दे दिया, काले भाई आबकारी लकमा। अकबर मेरे को कवर्धा, मेरे बहुत जंगल पसंद है, वन मंत्री बना दिया। यानी राज्यपाल ही नियुक्ति कर रहा है, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री। जिसको भूपेश बघेल चाहेंगे उसको मंत्री बनाएंगे। समझ में आया? इसलिए मंत्रिपरिषद का नेता केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद का नेता राज्य में कौन होता है? लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट। लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, समझ में आ गया? केंद्र सरकार का वकील, राज्य सरकार का वकील। कहने का मतलब ये सर, केंद्र सरकार में जो भी नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। वो किसके हस्ताक्षर से होगी? राष्ट्रपति के। राज्य सरकार में जो भी नियुक्ति होगी वो किसके हस्ताक्षर से होगी? राज्यपाल के हस्ताक्षर से। समझ में आया? क्योंकि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट राज्यपाल गवर्नर। समझ में आ गया? एक ही चीज बची यहां, राज्यपाल का क्या होता है? तो देखो, राज्यपाल का क्या होता है उसके पहले ये जानो कि राज्यपाल क्या होता है। समझ में आया? राज्यपाल का क्या होता है उससे पहले क्या जानो कि राज्यपाल क्या होता है।
तो देखो राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल यानी गवर्नर, जो पावर राष्ट्रपति को केंद्र में है वही पावर राज्यपाल को राज्य में है। मेरी बात समझ में आ रही है? द पावर विच द प्रेसिडेंट इज हैविंग इन द सेंटर is the same as the power which the governor has in the state. लेकिन असल में यह है केंद्र सरकार, यह है राज्य सरकार। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है पूरे देश में? मोदी जी की भूपेश बघेल। अरे पूरे देश में कौन है? भूपेश बघेल। हमारे यहाँ केंद्र सरकार क्या है? पावरफुल। इसलिए भारत का संविधान, इसका पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कोई राज्य चाह भी ले तो इस संघ से अलग नहीं हो सकता। यानी केंद्र सरकार क्या है? पावरफुल है। और यदि केंद्र सरकार पावरफुल है तो राज्य सरकारों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, अपना एजेंट बैठाएगी। क्या बैठाएगी? एजेंट। और याद रखना बेटा, केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों में अपने एजेंट के रूप में किसकी नियुक्ति करती है? राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। मेरी बात समझ में आ रही? राज्यपाल राज्यों में केंद्र सरकार का क्या होता है? एजेंट होता है। क्लियर हुई मेरी बात? अरे क्लियर हुई की बात? ठीक है। राज्यपाल केंद्र सरकार में का एजेंट होता है, जो कहां नियुक्त किया जाता है? राज्यों में नियुक्त किया जाता है। नियुक्त कौन कर रहा है? नियुक्त कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। नियुक्त कहां कर रही है? राज्यों में। इसलिए क्या कहलाएगा? राज्यपाल। क्या कहलाएगा? राज्यपाल। और नियुक्त कौन कर रही है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में सारी नियुक्तियां किसके हस्ताक्षर से होती हैं? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो एक लाइन यहां जाएगी, अपॉइंटमेंट। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चार्ट क्लियर हुआ पूरा? हाँ, चार्ट क्लियर हुआ? समोसा चार्ट। ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति, ये सारी नियुक्तियां राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, केंद्र सरकार करेगी। ठीक, कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा यहाँ से। ठीक सर, ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर होता है कि किसकी सलाह? गवर्नर का जो नियुक्ति होता है, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति करते वो हैं, पढ़ेंगे ना। वो क्यों? वो किसकी नियुक्ति पर? अभी तो प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना। प्रेसिडेंट तो भाई नॉमिनल हेड है, वास्तविक प्रमुख थोड़ी। तो जो भी वो काम करेगा वो पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? एक एक चीज को समझो, एक एक चीज। ठीक, हौच पौच नहीं करना। पॉलिटी में सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, आराम आराम चीजों को पढ़ो। जहां हौच पौच किए तो वहां प्रीलिम्स में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा, एग्जाम में भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब हमने देखा, ये तो हमने कार्यपालिका की बात कर ली। विधायिका की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, क्या लोकसभा और क्या आएगा? राज्यसभा। इन दोनों का भी क्या होता है? इलेक्शन। और यहाँ क्या आएगा? विधानसभा और विधान परिषद। इन दोनों का भी क्या होता है? इलेक्शन। इसका भी इलेक्शन और इसका भी इलेक्शन। क्लियर हो गया? ई और ई। ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी नहीं? विधायिका कार्यपालिका पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अब सुनना, समझना। मैंने कहा हम लोग दो जगह के चुनाव में भाग लेने जाते हैं। अभी अभी हम लोग कौन सा चुनाव में भाग लिए? कितने लोगों ने वोट दिया? यहाँ पर सबने वोट दिया, वेरी गुड। विधानसभा में हम लोगों ने वोट दिया। किसमें वोट दिया? तभी हमने अपने विधायकों को चुना। अगले साल हम लोग किसके चुनाव में भाग लेंगे? लोकसभा के चुनाव में भाग लेंगे। यानी जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ये कहता है, बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, ये कहता है कि वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कहा? राज्य सरकार में भी और कहा? केंद्र सरकार में भी। तो केंद्र सरकार में भी हमारे ही आदमी बैठे,
जिसको हमने भेजा है। राज्य सरकार में भी हमारा ही आदमी बैठा है। पूरे भारत में बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें 11 लोकसभा क्षेत्र किसके पास है? छत्तीसगढ़। और ऐसे ही लोकसभा सांसदों को हम कहां भेज रहे हैं? पूरे भारत से लोकसभा में। और वो लोकसभा में जाकर के देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद बने। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद, उसकी क्या बन गई? सरकार। और वो सरकार हमारे ऊपर क्या कर रही है? शासन और प्रशासन। तो हमारी सरकार है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। समझ में आ गया? तो हम लोग 2 चुनाव में भाग लेते हैं, एक विधायक के चुनाव में, एक सांसद के चुनाव में। मतलब हम लोग वोट देते हैं। समझ में आया? ये 2 के अलावा तीसरे में हम लोग वोट नहीं दे सकते। पंचायती राज की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर यदि 2 जगह हम लोग वोट देते हैं बेटा, यानी यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, इसको मैं क्या कह दूंगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी डायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लेकिन ये बताओ, क्या हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने जाते हैं? नहीं जाते। क्या हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने जाते हैं? नहीं जाते। क्या हम लोग राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने जाते हैं? नहीं जाते। भले वो भी सांसद कहलाते हैं, पर उनको हम नहीं चुनते हैं। हम लोग विधानसभा के सांसदों को चुनते हैं, विधान परिषद के सांसदों को नहीं चुनते हैं। कहने का मतलब 2 ही जगह पूरे संविधान में, यहां पर आप देखो, 2 ही जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है। कहां कहां? लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और जहां जनता डायरेक्टली भाग ले रही, और बाकी जगहों पर जनता डायरेक्टली भाग नहीं ले रही। कौन सा? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव। यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जनता भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैं राष्ट्रपति की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? एकदम आसान, एकदम आसान। क्योंकि निर्वाचन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य। सिंपल है। देयर इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड देयरफॉर ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स विल टेक पार्ट। पहली बात तो ये क्लियर हुई। और हर चीज के लिए सभा बैठती है। हर चीज के लिए क्या बैठती है? सभा। चला सभा बैठा, गाँव में बोलते हैं चला सभा बैठा। हर चीज के लिए सभा बैठती है। तो यदि संविधान बना तो क्या बैठी थी? संविधान सभा। तो यदि राष्ट्रपति, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, यानी राज्य का प्रमुख है, जिसके सिग्नेचर से ही सारी नियुक्तियां हो रही, केंद्र सरकार में सारे कार्य हो रहे, उसके निर्वाचन के लिए भी क्या बैठेगी? सभा। और सभा हम लोग 3 चीजों को बोलते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा। विधान परिषद नहीं आएगी। तो 2 शब्द याद रखने आपको, एक ही शब्द याद रखना है, सभा। क्या याद रखना है? सभा। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो कौन भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य। और क्या बैठाएं? सभा। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के भाग लेंगे। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? अब सर निर्वाचित सदस्य क्यों बोल रहा है? तो इसके अलावा कोई और होगा तब तो निर्वाचित सदस्य बोल रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में 2019 तक 90 नहीं 91 विधायक हुआ करते थे। वैसे ही लोकसभा में 2 एक्स्ट्रा विधायक हुआ करते थे। ये निर्वाचित नहीं होते थे। ये निर्वाचित नहीं होते थे। ये क्या होते थे? मनोनीत होते थे। क्या होते थे बेटा? मनोनीत। मनोनीत यानी नॉमी। इसको नाम निर्देशित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम निर्देशित। मनोनीत। मनोनीत का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार में जिसको भी मनोनीत कर दिया, वो क्या हो गया? सांसद बन गया। और राज्यपाल ने राज्य में जिसको भी मनोनीत कर लिया, वो क्या बन गया? विधायक बन गया। ये दोनों अलग अलग, विधानसभा में अलग अलग था। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना था? 1। लोकसभा में कितने थे? 2। ये उन लोगों के लिए था जिनको अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इनको छोड़ गए। एंग्लो इंडियन। क्या नाम था इनका? एंग्लो इंडियन। तो बेटा ये एंग्लो इंडियन लोगों को अलग से रिप्रेजेंटेशन किया जाता। छत्तीसगढ़ में आप पहले पढ़ते थे इंग्रिड, क्रिस्टन, मैक्लाउड, रोजलिन, बैकमैन। एंग्लो इंडियन कौन कौन विधायक बने, इसका क्रम पूछता था आपसे। आजकल नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से इनका चौथा कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इनको हटा दिया गया। अब ये, लेकिन राज्यसभा में तो अभी भी है।
राज्यसभा में 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 12, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान से, कला से, साहित्य से, समाज सेवा से। खेल मत बोलना, पूरा खेल हो जाएगा। ये क्यों बोल रहा है खेल, मैं बताऊंगा जिस समय पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सब जगह नॉमिनेटेड मेंबर भी थे, सब जगह नॉमिनेटेड मेंबर भी होते थे, इसलिए कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ कौन भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य। यानी वो इंग्रिड क्रिस्टन मैकलाउड राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगी, कवासी लखमा लेगी। निर्वाचित होकर आए बेटा, ठीक है। 2 सांसद जो एंग्लो इंडियन सांसद हैं वो भाग नहीं लेंगे। राहुल गांधी लेंगे, सांसद है। नरेंद्र मोदी लेंगे, सांसद है। सबके सब सांसद है, तब तो मंत्री है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इसलिए कहा राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर हो गया? ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल नंबर 54। कौन सा आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 54। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूछ चुका है मीन्स, समझ में आ गया? निर्वाचक मंडल भी पूछा है, निर्वाचन की प्रक्रिया भी पूछा है। ठीक है। अब ध्यान से सुना, मैंने आपको बोला 52 में क्या बोला? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। 54 में राष्ट्रपति का क्या दिया हुआ है? निर्वाचन। और निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्टोरेट। क्या है इलेक्टोरेट? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। अब मेरी बात आपको समझ में आई कि मैंने क्यों बोला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? क्या होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि जनता भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में निर्वाचित विधायक और सांसद भाग लेते। क्लियर हुआ क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी। ये आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। सर तो 53 में क्या आएगा? बीच वाला बता दो। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से सारे कार्य हो रहे हैं। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का क्या होगा? क्या होगा? प्रमुख। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 53। 52 में क्या लिखा है? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। 53 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। और 54 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ये लो। तो राष्ट्रपति देखो ना सिर्फ ये कार्यपालिका का भाग है, बल्कि कार्यपालिका का क्या है? प्रमुख है। इसलिए नंबर 1 पे हम लोग कार्यपालिका में किसको लिखते हैं? राष्ट्रपति। इसलिए पार्ट 5 की शुरुआत आर्टिकल 52 कहां से होती है? राष्ट्रपति। इसलिए भारत का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महामंत्री। क्लियर हो गया? हाँ, अरे इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ठीक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताइए, तो बता देंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बता देंगे? चलिए तो बताइए, लिखिए नए पेज में। दो नंबर में लिखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? व्हाट इज द इलेक्टोरेट ऑफ द, इलेक्टोरल कॉलेज भी बोलते हैं इसको, है ना? इलेक्टोरेट या इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए लिखिए।
स्टॉप। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला सेट करना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभा आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, सभा। और देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा कि निर्वाचन किसका नहीं होता, सीएम और पीएम का निर्वाचन नहीं होता, क्या होता है, नियुक्ति होती है। तो एक बात तो इतनी समझ में आती है कि जहां भी आपको चीफ मिनिस्टर दिखाई देगा वहां क्या होगी, वहां क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो पहले वो क्या होगा, सीएम, विधायक होगा, अरे है कि नहीं, यानी वहां पर विधानसभा होगी कि नहीं होगी, होगी। हमारे यहाँ 28 राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में, हाँ या ना। लेकिन 2 जगह ऐसी है जहां पर स्टेट तो नहीं है लेकिन चीफ मिनिस्टर है। पहला दिल्ली, दिल्ली में कौन है चीफ मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और एक जगह है पुदुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे, यहाँ कौन है चीफ मिनिस्टर, रंगास्वामी, क्या नाम है, रंगास्वामी। तो यहाँ दोनों जगह पे चीफ मिनिस्टर है, यानी दोनों जगह पर विधायक होंगे, दोनों जगह पर विधानसभा होगी। तो इन लोग को क्यों भाग लेने नहीं दिया जाए, हाँ है ना। यही बात उठी संसद में 1992 में, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं, अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का। ये पूछता है तो कितने नंबर पूछेगा, 4 नंबर में पूछेगा, याद रखना। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 1992 में ये बात उठी। और 70 बार विचार करने के बाद, कितने बार विचार करने के बाद, याद करवा रहा हूं, 70 बार विचार करने के बाद 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से क्या किया गया, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। पहला आप लिखोगे निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का, पहला लोकसभा के क्या लिखेगा, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, तीसरा विधानसभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के, क्या लिखोगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। और चौथे नंबर पर क्या लिखोगे, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। ब्रैकेट में लिखोगे बाय द 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इससे 70वें संविधान संशोधन। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ, अरे क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।